दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा साइंस बंकर्स पर इतना भरोसा जताने के लिए और इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। तो कोशिश करूँगा आगे भी आप लोगों के लिए इतनी अच्छी कोशिशें करते रहूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने बाकी हैं। KVS NVS वगैरह के एग्ज़ाम्स भी आगे होने हैं, तो जितना मेरे से पॉसिबल हो सकेगा मैं उतना कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। बाकी कुछ लोगों के कमेंट आए कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने चैनल देखा और बहुत सारे क्वेश्चंस उनके आ गए, तो अच्छी बात है दोस्तों। मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो उतना अच्छा है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TGT नेचुरल साइंस का जो फीमेल का एग्ज़ाम्स हुआ है। तो 26 और 27 का जो एग्ज़ाम था, क्या वो 25 से टफ था? बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं वाली चीज़। और अगर ऐसा है तो नॉर्मलाइजेशन के क्या चांसेस हैं, यानी कितने मार्क्स आप लोगों के बढ़ेंगे जिनके एग्ज़ाम्स 26 एंड 27 के हुआ है, वो देखेंगे। और जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो 26 एंड 27 को एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या डिफ़िकल्टी लेवल था। दोस्तों इन दोनों डेट्स को जो एग्ज़ाम हुआ है, ऑब्वियसली 25 से जो था ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा। क्यों? क्योंकि इसमें 11th एंड 12th का जो पोर्शन था वो लिटिल बिट ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू 25th। लगभग मैं बात करूं तो 25 से 30%, 25 to 30% जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो 11-12 से पूछे गए इस पर्टिकुलर डेट को, 26 एंड 27, जिसमें से कि इंक्लूड था स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे 6 क्वेश्चन लगभग फिजिक्स में पूछे गए 26 को स्टेट्स ऑफ मैटर से। ठीक है, जो काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों। 6 क्वेश्चंस लगा लीजिए केमिस्ट्री के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर से पूछे गए। ऐसे ही दोस्तों प्रोजेक्टाइल पे भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सिंपल ही थे क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं थे, आप परेशान ना हो, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन हाँ 11th का और 12th का पोर्शन यहाँ टच किया गया। कुछ एक आधा क्वेश्चन मेटलर्जी से भी देखने को मिला, ठीक है, जो 12th में है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो फिजिक्स थी उसमें लगभग 8 से 9 क्वेश्चन कैलकुलेटिव बेस्ड थे, है ना, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा थे। ठीक है, 25th को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे वो कम थे इन कंपैरिजन, और यहाँ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी फिजिक्स में थोड़े ज़्यादा देखने को मिले। और जो बाकी का पोर्शन है दोस्तों वो तो 9-10 से ही था, यानी कि 70% पेपर लगभग 9-10 से ही था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 26 एंड 27 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो लेवल था वो थोड़ा बहुत मैं कहूँगा 21 ही था। ठीक है, तो जो 25th को एग्ज़ाम हुआ मैंने बताया वो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, लेकिन ये वाला जो 26 एंड 27 को मैं रखूँगा ये मैं मॉडरेट कैटेगरी में ही रखूँगा। उसका एक रीज़न और है दोस्तों कि जो पार्ट ए था, है ना, पार्ट ए के अंदर जो रीजनिंग थी, ठीक है, और जो एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स था एप्टीट्यूड में, ये थोड़ा सा हाई था दोस्तों, है ना। यहाँ पर टाइम लगा स्टूडेंट्स को, रीजनिंग अच्छे लेवल की थी, और जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो भी कैलकुलेटिव थे काफ़ी हद तक। तो 26 एंड 27 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें थोड़ा सा ए वाला जो पोर्शन है ये भी टाइम कंज्यूमिंग लगा मुझे। तो बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में भी दोस्तों अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, जैसे 27 में पूछा गया धोनी को कौन सा अवार्ड इसमें से नहीं मिला है। ठीक है, कौन से डोगरी पोइट अभी डेथ हुई है जिनकी पास अभी बैरोमीटर की किसने डिस्कवरी की, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। कंट्री ऑफ विंड पूछा गया, डेनमार्क, है ना। तो ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं कहूँगा GS में भी पूछे गए थे दोस्तों। बात करूँ हिंदी और इंग्लिश की, तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश सेम लेवल के थे जैसे 25th को थे, बिल्कुल वही। इंग्लिश भी इजी थी दोस्तों, वही एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है, फ्रेजेस और अनसीन पैसेज वगैरह पूछे गए, तो ये भी इजी ही था। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश इजी थे। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स यानी एप्टीट्यूड आपका, इसके अलावा रीजनिंग और GS मुझे अच्छे लेवल के यहाँ पर लगे, यानी मॉडरेट लगे। ठीक, हालांकि मैथ्स में क्वेश्चन देखो टॉपिक तो वही थे जो मैंने आपको बताए थे 6 चीज़ें। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें पाइप वाला क्वेश्चन ऐड किया गया, पाइप वाला क्वेश्चन ऐड किया गया। इसके अलावा बार ग्राफ्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, वो तो आ ही रहे हैं कंटिन्यूसली। रेशियो, प्रपोर्शन, SI, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। बाकी वर्क डेज वाले क्वेश्चन और स्टीम बोट वाले भी क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले दोस्तों, है ना। तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा पेपर था दोस्तों।
बात कर लेते हैं पार्ट बी की दोस्तों, है ना, पार्ट बी की। तो मैं पार्ट बी के लिए आपको एक स्टूडेंट ने मेरे को जो रिव्यूज़ दिए हैं उसके बेसिस पे मैंने पूरे क्वेश्चंस तैयार किए हैं। क्या क्वेश्चंस थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, शो करता हूँ अभी आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, ये आपके क्वेश्चन देखिए फिजिक्स में ये पूछे गए थे। मास ऑफ क्रिस्टल रिकॉइलिंग वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट वाज गिवन, और मास ऑफ द बुलेट पूछा था। ऐसा क्वेश्चन मेल्स वाले में भी आया था, आपको अगर याद हो तो मैंने सॉल्यूशन कराया था। फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, वेवलेंथ मैंने आपको बताया था एक दिन पहले कि ये फॉर्मूला ज़रूर कर देना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ वाला। उसी पे ये क्वेश्चन आ गया। देखिए फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 हर्ट्ज होगी तो व्हाट इज इट कॉल्ड, है ना। मैंने बताया था आपको कि एक बार जरूर ये वाला चार्ट देख जाना। आप देख सकते हो, देखो जो एक दिन पहले वीडियो में चीज़ें बताई हैं सारी वही हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन क्वाइटर, है ना, स्कर्वी, विटामिन सी, है ना, जो सिंपल क्वेश्चन है ये तो दोस्तों। जायद क्रॉप पूछी गई है ना, जो आपकी अप्रैल मई के महीने में वाटरमेलन वगैरह, ठीक है, खीरे वगैरह, ये फॉडर, है ना, ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। और जो जो मतलब स्टूडेंट को जैसा याद रहा देखो उस हिसाब से, बॉस इंडिकस, ठीक है, बफेलो वेराइटी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक दिन पहले बता दी थी। वही चैप्टर है 9th क्लास की जो लास्ट में है, उसमें से देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिश ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, ये पूछ लिया। एपिस फ्लोरी, ठीक है, बी है, मैंने बताया था आपको कि ज़रूर करके जाना। ये सारे क्वेश्चन देखो लास्ट वाले चैप्टर से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसके लिए पूछी हुई है, तो बहुत सिंपल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों देखिए आए हैं। एक क्वेश्चन देखिए स्पेसिफिक हीट भी कैलकुलेट करने को आया है यहाँ पर। फिर उसके बाद आप देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट्स के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मेटल जिसमें हाई डक्टिलिटी है, ठीक है, गोल्ड के साथ में। ऐसे ही इसमें देखिए आप, लिक्विड कौन सा है, मरकरी ऑब्वियसली पूछा हुआ होगा, ठीक है। एसिटिक एसिड का बॉइलिंग, मैंने बोला था कि भाई बॉइलिंग पॉइंट वाली, मेल्टिंग पॉइंट वाली एक बार टेबल देख जाना, देखिए पूछ लिया गया है यहाँ मेल्टिंग पॉइंट एसिटिक एसिड का। इसके अलावा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अनसेचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल अप टू, है ना। इसके अलावा देखो आप, सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया, 37 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, मेल कैंडिडेट्स के एग्जाम में पूछा गया था। ब्लड के कंपोनेंट्स, ठीक है, ये पूछ लिए गए। अपवर्ड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट टिप, शूट टिप, बेंडिंग ऑफ वाटर टुवर्ड द लाइट, इसको एवेनेचा कर्वेचर बोलते हैं, एवेना कर्वेचर। मशरूम इज अ डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे पूछ लिया गया। ग्राफ्टिंग कैसा है, ठीक है, तो वेजिटेटिव है। इसके अलावा देखो आप और क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया गया देखिए इसमें, ठीक है। वीमेन है परफेक्ट पेयर, ये आप देख लीजिएगा, ये आप सॉल्व करके, और आप मुझे बताइए कि क्या यही क्वेश्चन आए थे क्या। देखिए जो मुझे ये फीडबैक मिला है उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। होमोलोगस एनालोगस मैंने बोला था आपसे कि अभी तक नहीं पूछा गया, ज़रूर पूछा जाएगा, पूछ लिया गया। देखिए टेललेस माइस हैव टेललेस प्रोजेनी, ठीक है, और ये लेमार्क का है ना। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए पूछा गया। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, ये इतने चूज द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया इसमें से दोस्तों, ठीक है। पावर ऑफ लेंस पूछा गया डायप्टर में। डायमेंशन ऑफ द स्पीड, है ना, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं लगे मुझे। एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट, है ना, एकोमोडेशन बोलते हैं। कर्वेचर ऑफ आई, ठीक है, कैन बी मॉडिफाई विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, किससे मॉडिफाई कर सकते हैं हम, है ना, लेंस की हेल्प से। इसके बाद देखिए 35th क्वेश्चन देखिए एकोमोडेशन ऑफ द आई, ठीक है, यूजुअली डिक्रीज एजिंग इफेक्ट, किसको, इस डिफेक्ट को प्रेसबायोपिया बोलते हैं, है ना। तो प्रेसबायोपिया पे देखिए क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया था मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे आ चुका है, प्रेसबायोपिया पे आ सकता है, एस्टिग्मेटिज्म पे आ सकता है। बार मैग्नेट के साथ देखिए क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एसी डीसी मोटर से रिलेटेड, विच गैस कंटेंट 75% ऑफ द बायोगैस मीथेन। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे दोस्तों, है ना। ऑल दो फिजिक्स ज़्यादा थी लेकिन इतने क्वेश्चन टफ नहीं थे। फिर इसके बाद देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें विंड स्पीड वगैरह पूछ गई है, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। विंड मिल में अगर जनरेट करनी है हमें इलेक्ट्रिसिटी तो कितनी स्पीड होनी चाहिए कम से कम। फिर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। फूड हैविंग द मैक्सिमम लेवल ऑफ फैट, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एनसीईआरटी से है ये भी, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो पूछे गए इस लेवल के। दोस्तों कुल मिलाकर के पार्ट बी में अगर मैं बात करूं तो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए, ठीक है, फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। सेकंड मैं कहूँगा केमिस्ट्री से। थर्ड बायोलॉजी से क्वेश्चंस रहे। बायोलॉजी से क्वेश्चंस टफ बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े बहुत मैं कहूँगा चैलेंजिंग थे, एक आधा क्वेश्चन, और फिजिक्स में भी बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत टफ हों। तो सिंपल ही था, बट हाँ ये कहूँगा कि 25% लगभग आप कह सकते हो कि 11th से रहे। वो भी आप तब कह रहे हो जब आपने बिल्कुल 9th को साइड रख करके 11th की बुक पर आप डायरेक्ट कूद गए हो। अदरवाइज़ अगर आप 9th अच्छे से आपने की हुई है
तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत टफ चीज़ें लगी होंगी। फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 1/4 पोर्शन जो था वो 11th-12th का रहा। बाकी 75% भी अगर आपके करके आए, कोई कैंडिडेट अगर ये कहे कि 25% जो 11th-12th से पूछा गया था सर इसलिए ख़राब हो गया, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं, क्योंकि 75 अगर आप करके आ रहे हैं 9th-10th से तो 75% था, तो इतना तो आपको करके आना ही चाहिए। और बायोलॉजी में कहूँगा 100% इसमें आप करके आए होंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो 100 क्वेश्चन जैसे अगर आपके सब्जेक्ट मतलब पार्ट बी में थे, जिसमें से कि 10 क्वेश्चंस आप पेडागोजी के हटा लीजिए, 90 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। इन 90 क्वेश्चंस में से अगर आप 70 क्वेश्चंस भी अच्छे से करके आए हैं दोस्तों, है ना। पेडागोजी में मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई आपने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, बहुत टफ आ गई पेडागोजी। वैसे मैं बात बता दूँ, पेडागोजी जो है वो मॉडरेट थी। थॉर्नडाइक पे क्वेश्चंस थे, पैवलोव पे क्वेश्चन थे, एडुसेट पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा साइंस एज अ सेपरेट डिसिप्लिन कब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कौन सी क्लास से किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस थे। आरटीई के ऊपर क्वेश्चंस थे, तो बहुत टफ तो नहीं था, मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल है। मैं मान के चल रहा हूँ कि कितनी भी आपकी पेडागोजी खराब है, लेकिन 5 क्वेश्चंस तो इसमें से सही आप कर ही सकते थे। तो यार 75 क्वेश्चंस 100 में से अगर आप करके आ रहे हैं तो सिलेक्शन कहीं से कहीं तक नहीं रुक सकता आपका। तो 75 क्वेश्चन उसमें हो गए। पार्ट ए में अगर मैं बात करूं तो मैंने मान लिया कि भाई जीएस में यानी जीके के अंदर 20 क्वेश्चंस थे। 20 क्वेश्चंस में से यार आपने कितने भी कम करे हों, 12 क्वेश्चंस तो इजीली कर ही दिए होंगे। 12 भी नहीं, चलो 10 मान लो आप क्वेश्चन, है ना, हाफ मान रहा हूँ बस, बिल्कुल भी अगर किसी का हुआ। रीजनिंग देखिए, अगर रीजनिंग में मैं बात करूं तो रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा होगा, लेकिन 15 क्वेश्चन यहाँ पर इजीली आप कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स की अगर मैं बात करूं, चलिए मैथ्स बहुत ख़राब है, बायोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं तो 10 क्वेश्चन तो आपके बने ही होंगे मिनिमम। और हिंदी और इंग्लिश तो ईजी थे, तो 15-15 क्वेश्चन यहाँ मान के आप इजीली चलें। 15 से ऊपर ही आएंगे, 15-16 यहाँ, 15-16 यहाँ, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चन यहाँ बने टोटल। तो देखिए 15-15 30 40, ठीक है, 55 65, ठीक है। ये मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ। 65 आपने यहाँ कर दिया अटैम्प्ट, है ना, और 75, चलिए पार्ट बी 75 भी मतलब 70 मान लीजिए, 65 मान लीजिए, तब भी आपका 135 से 140 का स्कोर बनता है दोस्तों। अगर इतना आपने अचीव किया है, ठीक है, इतने अगर आप अटैम्प्ट करके आए हैं विद एक्यूरेसी, तो बिल्कुल चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर इसमें आपकी एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी के साथ आप ये चीज़ें करके आएँ, 85 के साथ भी करके आएँ, तो भी सिलेक्शन श्योर है। 85% एक्यूरेसी का ये मतलब हो गया कि 135 आप क्वेश्चन करके आए हैं, उसमें से 120 आप एग्जैक्ट सही करके आए हैं दोस्तों। 120 अगर सही करके आए तो आपका सिलेक्शन नहीं रुक रहा। वो बात अलग है कि भाई आपने तुक्के मारे और आप कहने को 190 क्वेश्चन यहाँ पर करके आ गए, सर कितना अटैम्प्ट किया 190, और आपके 120 सही हो रहे हैं, तो सोचो ना नेगेटिव बहुत सारा चला जाएगा फिर तो। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट एक्यूरेसी के साथ करके आया है, 135 क्वेश्चन करके आया है, उसमें से 130 सही है, 125 सही है, 120 सही है, तो बिल्कुल चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के 100%। चलिए अब कट ऑफ के बारे में मैं बात कर लेता हूँ डिटेल में थोड़ा। तो दोस्तों उससे पहले कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी थी। प्रीवियस एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको सारी वैकेंसीज़, एप्लीकेंट्स वगैरह बताए हैं कि कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, मेल्स में, फीमेल्स में, यूआर कैटेगरी, ओबीसी, सब बताया था मैंने आपको। एक बार फिर उस लिस्ट को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है स्थिति। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 833 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था 36 वैकेंसीज़ के लिए। यूआर में 16,230 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, ठीक है, फीमेल के अंदर पोस्ट के अंदर 339 वैकेंसीज़ के लिए, है ना। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 50 कैंडिडेट के आसपास, या मैं कहूँ 48-47 कैंडिडेट्स एक सीट्स पर हैं। लेकिन वो तब हैं दोस्तों कि जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए हों, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन है, कोई सीट नहीं छोड़ना चाहना। फिर भी 15,000 लोग, मैं मान के चल रहा हूँ इतने लोगों ने तो एग्ज़ाम दिया ही होगा, है ना। और 15,000 का मतलब हो गया कि 46 जो सीट्स हैं, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें एक का सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो कंपटीशन है, थोड़ा सा टफ है इन कंपैरिजन टू मेल कैटेगरी। ऐसे ही अगर ओबीसी में बात करें तो 2684 यानी 2684 फॉर 96 सीट्स, है ना। तो यहाँ लगभग 26 कैंडिडेट हैं एक सीट पर। और यहाँ अगर मैं एससी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपटीशन थोड़ा सा हल्का है,
लगभग 13 कैंडिडेट एक सीट पर हैं 207 सीटों के लिए यहाँ पर। और एसटी कैटेगरी में जो है वो 146 सीट है। यहाँ बहुत मामूली कंपटीशन है, यहाँ इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ लगभग 3 कैंडिडेट्स में से एक का सिलेक्शन होना है, हो जाएगा इजीली। तो दोस्तों ये स्थिति है आपके सामने क्लियरली, है ना। मेल अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी देख सकता है यहाँ पर, लेकिन अभी मैं स्पेशली फीमेल्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। मेल के लिए भी मैं जल्दी लाऊंगा कट ऑफ वीडियो, वहाँ तो आंसर शीट वगैरह सब आ गई है, वहाँ क्लियर है चीज़ें, जल्दी लाऊंगा। लेकिन अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर EWS की से स्टार्ट करें तो देखो कंपटीशन यहाँ भी ज़्यादा इजी नहीं है। 23 सीट्स पे लगभग एक कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ DSSB के अंदर यार देखो ये नहीं होता कि OBC की सीट्स जनरल में चली जाएंगी या जो बची हुई सीट्स हैं SC की उसमें चली जाएंगी, वो फिक्स रहती हैं, ठीक है। जितनी सीट्स यहाँ OBC की हैं उतनी OBC को मिलेंगी, जितनी SC को ST को हैं उतनी ही उनको मिलेंगी। अब UR की अगर हम बात कर लेते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो यार कंपटीशन टफ है। 46 मैंने बताया जैसे सीट्स पे, मतलब कैंडिडेट्स में एक का सिलेक्शन होना है। चलिए अब वापस चलते हैं पेपर के लेवल को देखते हुए, है ना। और यहाँ वैकेंसीज हमने देख ही ली, तो अब उस बिहाफ पे हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो नॉर्मलाइजेशन वाला नहीं देखा है तो वो वी कार्ड मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, आपको लिंक दिख रहा होगा, आप जाइए उस लिंक पर, पहले नॉर्मलाइजेशन का देखिए और कैलकुलेट करिए कि कितना नॉर्मलाइज्ड आपका स्कोर हो सकता है। अभी तो आंसर शीट्स आई नहीं है, आंसर शीट्स आ जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि भाई आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि जो 26 और 27 को एग्ज़ाम हुआ है वो 25 के कंपैरिजन में थोड़े से 21 थे, या मैं कहूँ थोड़े से टफ थे। तो डेफिनेटली जो 26 और 27 को जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हुआ है तो उनमें नॉर्मलाइजेशन का उनको फ़ायदा मिल सकता है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो आपके 2 से लेकर के 4 नंबर तक, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए हैं, आपकी शिफ्ट में कितने स्कोर हाईएस्ट रहा है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पता लग जाएगा, आप अपना स्कोर खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मलाइज्ड क्या होगा, ठीक है। तो 2 से 4 नंबर यानी मैक्सिमम 4 नंबर यहाँ से बढ़ सकते हैं इजीली। 4 नंबर तो मैं कहूँगा बढ़ ही जाएंगे आप लोगों के जिनका एग्ज़ाम 25 और 26 और 27 में हुआ है, ठीक है। तो 4 नंबर बढ़ेंगे। तो अगर किसी के मान लीजिए 110 आ रहे हैं तो उसके 14 हो जाएंगे, 120 आ रहे हैं तो 124 हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर ज़रूर होगा 26 और 27 वालों के लिए, तो ये अच्छी बात है दोस्तों। और क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है तो एक एक मार्क्स के आपके लिए बहुत वैल्यू है। अब बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी का क्या जा सकता है स्कोर। 23 कैंडिडेट्स पे दोस्तों एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, इसलिए यहाँ पे अच्छी कट ऑफ जाएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर 110 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं EWS कैटेगरी में तो आप सेलेक्टेड हैं दोस्तों। ध्यान रहे ये मैक्सिमम स्कोर बता रहा हूँ दोस्तों, है ना, मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये है इसका मतलब। जाने को दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ 104 से स्टार्ट हो सकता है, 104 से 110 के बीच में यहाँ मैक्सिमम कट ऑफ EWS के लिए रह सकती है, क्योंकि देखो यहाँ कंपटीशन अच्छा है। बात करें UR कैटेगरी की तो दोस्तों मुझे लगता है कि 115 से लेकर के 120 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। 120 मार्क्स अगर हैं, 115 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 115 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, 120 भी मैंने ज़्यादा बोल दिए। ये 115 से लेके 118 117 तक क्वेश्चंस, मतलब इतना आपका जा सकता है स्कोर UR के। ये आप सेफ़ हैं 115 पे, यू आर सेफ़, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं SC और ST की, ठीक है, अलग अलग बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले ST कैटेगरी की बात कर लेते हैं, इसमें कितना जा सकता है। यहाँ ज़्यादा कंपटीशन टफ नहीं जाएगा दोस्तों, यहाँ 3 पे एक कैंडिडेट है तो 90 85 टू 90, ठीक है। ST के लिए 85 टू 90, अगर मैं दोबारा बताई तो 85 टू 90 इनके लिए जाएगा कट ऑफ। SC की बात करूँ दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, क्योंकि 3 सीट्स पे एक का सिलेक्शन होना है तो यहाँ हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ सेलेक्ट हो ही जाएंगे आप। SC की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर भी कंपटीशन 13 में एक कैंडिडेट है, तो ये लगभग 97 टू 100 के आसपास इसकी कट ऑफ जा सकती है। OBC की मैं बात करूं तो 26 जो कैंडिडेट हैं वो हैं 104 से लेकर के 107 के बीच में इनकी कट ऑफ जा सकती है। देखो दोस्तों ये मैंने बताया आपको सेलेक्ट होने वाले मार्क्स। बाकी अगर मान लीजिए किसी कट ऑफ 90, जैसे पिछली बार जो है फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ 96 मार्क्स गई थी ओनली, और उसमें एक मेरी दोस्त थी जिसके 104 नंबर थे, ठीक है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मेरिट में नहीं बनी चीज़ें।
तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मैं आपको बता दूँ कि देखिए कट ऑफ हो सकता है आपकी 96 चली जाए, है ना, मैंने 102 लेकिन ये मैं शॉर्ट वो चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ पे आपके सिलेक्शन हो ही जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अगर इतने मार्क्स अगर EWS में आपके 110 हैं तो आप मान के चलिए आपकी सीट फिक्स है। UR कैटेगरी में अगर 115 के आसपास नंबर हैं, उससे ज़्यादा हैं, तो मान के चलिए आपकी सीट फिक्स है ना। और अगर SC ST कैटेगरी में आपके 85 to 90 हैं तो आप मान के चलिए आपकी सीट फिक्स है एकदम, है ना, कोई नहीं छीन सकता। SC में भी यही हाल है। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें जो बताई हैं आप इसे रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगी कि जो सर ने बताई थी यही कट ऑफ जाने गई है। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं बात करूँ आपकी, तो दोस्तों जो कट ऑफ मतलब जो अभी आंसर शीट्स आएंगी उसके बाद भी चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और पता लग जाएगा कि भाई कितने कैंडिडेट्स की क्या पोजीशन है, कितने मार्क्स उनके बैठ रहे हैं। अभी तो वो आप खुद भी एनालिसिस नहीं कर सकते कि कितने मार्क्स आपके आए होंगे, क्योंकि आपको कोई हार्ड कॉपी तो मिली नहीं है जिससे आप अपने मार्क्स लगा सकें भाई। तो आपको एक आइडिया है बस कि हाँ भाई मैंने इतने क्वेश्चन किए, इतने सही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार जब आंसर शीट आंसर की निकल के आएगी अभी, ठीक है, ऑफिशियल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा सबके, तो आप अपने जो आंसर्स हैं, ठीक है, उनको चेक करके एग्जैक्ट बता सकते हैं कि भाई मेरे इतने मार्क्स आएंगे। तो उसके बाद कट ऑफ की स्थिति और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बस एक क्यूरियोसिटी आपकी वो करने के लिए मैंने बता दी हैं आपको। ठीक है, होपफुली इससे ज़्यादा ना जाए, इतनी ही जाए तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी एक बेनिफिट ये हो सकता है दोस्तों आप लोगों को कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो रीट के एग्ज़ाम के लिए चले गए हैं, तो मैं 15,000 जो मान के चल रहा हूँ कैंडिडेट उससे भी कम अपीयर हुए हों, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रीट का भी एग्ज़ाम था काफ़ी कैंडिडेट्स का। उसकी मैं रीट की जो आंसर की है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जिन्होंने भी रीट का एग्ज़ाम दिया है वो ज़रूर उसको देख लेंगे, या आपके दोस्तों ने दिया है तो आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे, शेयर कर देंगे। बाकी इस वीडियो में आपका क्या मानना है, ठीक है, मैंने कट ऑफ किस हिसाब से बताई है, आप कमेंट ज़रूर करें। या आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग क्या जानी चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हार्श कमेंट ना करें दोस्तों, ये एक एक्सपेक्टेड है, बहुत मेहनत से बहुत एनालिसिस के साथ ही चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास जाए। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे वो आ गए, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मुझे खुशी होती है जब चीज़ें इस तरीके से होती हैं। तो और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं लाता रहूँगा वीडियोस, जिनके एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है निराश ना हो। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने बाकी हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लगातार लाइन से एग्ज़ाम है, तो आपको उनकी प्रिपरेशंस कराता रहूँगा। ठीक है, बाकी आपके सजेशंस अगर कोई हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, अगर उस पर जो भी अपडेट्स आएंगी DSSB से रिलेटेड वो मैं आपको डाल दूंगा। इसके अलावा रीट के एग्ज़ाम के लिए आप वेट करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। बाकी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।